हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंश्योरेंस एंड इट्स प्रिंसिपल्स, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या मतलब है? तो देखो, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस, सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का क्या मतलब है? हिंदी में कहें तो हानि से सुरक्षा, जो आपको लॉस से प्रोटेक्ट करेगा वो है इंडेमनिटी, राइट। तो इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको लॉस से प्रोटेक्ट कर रहा है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, राइट। एक हो आप, जो आप चाहते हो कि आपको कोई लॉस से प्रोटेक्ट करे, और एक है कंपनी जो आपको लॉस से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये है आपकी इंश्योरेंस कंपनी और ये हो आप, ठीक है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच का। अब ये मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है जब दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है। दोनों में से ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही पार्टी का बेनिफिट हो रहा हो, दोनों का बेनिफिट होता है तभी वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस है ये कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का, जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी जिसे आप इंश्योरर कहते हो, इंश्योरेंस कंपनी है, वो अग्री करती है टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, कि वो एक सम ऑफ मनी आपको प्रोवाइड करेगी टू कंपनसेट लॉस। अगर कोई लॉस होता है उसे कवर करने के लिए, उसे कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्टेन सम ऑफ मनी प्रोवाइड करेगी कॉज्ड बाय अकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट, यानी वो जो लॉस है वो किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो मुझे दिखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको पैसे देंगे अगर आपके पास कोई लॉस होता है तो, ठीक है। तो यहाँ तक सिर्फ मेरा ही बेनिफिट था, इंश्योरेंस कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं था। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई उसको कोई बेनिफिट ना हो। तो यहाँ आगे होगा वो क्यों ये करेगी, क्यों आपको ये लॉस को रिकवर करने की जिम्मेदारी लेगी, इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन पीरियोडिकल पेमेंट, यानी आप जो उन्हें टाइम टू टाइम रेगुलर पेमेंट्स करोगे उसके बिहाफ पर वो आपके लॉस को रिकवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। अब ये जो पीरियोडिकल पेमेंट होती है इन्हें आप क्या कहते हो? प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी आपसे टाइम टू टाइम प्रीमियम भरवाती है, फिर उसके बाद इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट वो जो भी लॉस होता है वो उसके लिए आपको पे करती है, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई हम आपका लॉस रिकवर करेंगे अगर आप हमें टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, तभी हम आपका लॉस रिकवर करेंगे। ये हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसे हम इंश्योरेंस कहते हैं, राइट। अब आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल्स। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है, किसके बेसिस पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे सो दैट कोई भी गलत कॉन्ट्रैक्ट ना बन जाए, राइट। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, फर्स्ट है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। A person can enter into a valid contract of insurance only if he has an insurable interest in the object or in the life of insured person। यानी एक पर्सन किसी भी चीज़ या किसी की भी लाइफ का इंश्योरेंस तभी करा सकता है जब उसको उस पर्सन की लाइफ या उस सामान के होने या ना होने से प्रभाव पड़े, अफेक्ट हो वो उस चीज़ से, ठीक है। सपोज एक पर्सन अपने पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस कराता है तो डेफिनेटली वो उसके पेरेंट्स हैं तो उसके लिए अच्छी बात है, और नहीं होंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा इमोशनल लॉस होगा, ठीक है। तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी आपके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए उस चीज़ के या उस पर्सन के होने या ना होने से। अभी से एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट इस पॉइंट को प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में क्यों ऐड किया गया और इसके ना होने से लोगों ने इसे कैसे मिसयूज़ किया था। देखो, जैसा कि इस प्रिंसिपल ने कहा कि आप उसी चीज़ का इंश्योरेंस कराओगे जिसके होने या ना होने से आपको अफेक्ट होता है, राइट। लेकिन अगर ये ना हो तो लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक थर्ड पर्सन जिसे वो जानते भी नहीं या अपने किसी दुश्मन का उन्होंने इंश्योरेंस करा दिया, टाइम टू टाइम कुछ टाइम उन्होंने प्रीमियम पे किया कंपनी को, फिर उसके बाद उस पर्सन का मर्डर कर दिया, और इंश्योरेंस के जितने पैसे थे, जितने भी पैसे आने थे वो आपने खुद ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैंने बेनिफिट क्यों उठा पाया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन से मुझे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। मैं इससे होने ना होने से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और मैंने इंश्योरेंस कंपनी से जानबूझकर इसका इंश्योरेंस करा लिया और इसके बदले इसको मारकर हमने इंश्योरेंस के पैसे ले लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस क्लॉज को इस तरीके से लोग मिसयूज़ ना करें, इसलिए हमने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में ये पॉइंट डाला कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। आप किसी भी थर्ड पर्सन का इंश्योरेंस या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का इंश्योरेंस नहीं करा सकते जो आपको बिलोंग ही नहीं करता हो, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते, आप अपनी ही प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा सकते हो, ठीक है। तो ये था इंश्योरेबल इंटरेस्ट।
नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या कहता है, इन केस लॉस इज अक्कर ड्यू टू मोर देन वन कॉज, यानी आपको जो भी लॉस हुआ वो एक से ज़्यादा कारणों की वजह से होगा, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नियरेस्ट और द डायरेक्ट कॉज टू द लॉस इज टू बी कंसिडर्ड एज द एक्चुअल लॉस। तो आप किसी भी लॉस का एक्चुअल लॉस किसे मानेंगे, लॉस कई कारणों से हुआ, एक दो तीन कई कारणों से हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप एक्चुअल लॉस किसे मानेंगे। देखो जो सबसे नियरेस्ट, जिसने सबसे ज़्यादा आपको डैमेज किया है, आपकी चीज़ों को डैमेज किया है, ठीक है, उसको आप डायरेक्ट कॉज मानेंगे या एक्चुअल कॉज मानेंगे किसी भी लॉस का। देखो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब भी आप इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी में आप मेंशन करते हो कि लॉस इन इन कॉज की वजह से होगा, तब तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल है आपको पे करने के लिए, अदरवाइज वो आपको पे नहीं करेगी, राइट। सो सपोज एक पर्सन था, उसने एक्सीडेंटल लॉस लिया कि अगर उसकी किसी भी एक्सीडेंट की वजह से कुछ उससे उसको होता है, ठीक है, तो उसका जो लॉस है वो रिकवर कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी, राइट। तो वहाँ पर कॉज क्या है, एक्सीडेंट होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, राइट। तो अब हुआ क्या उस पर्सन के साथ कि उसका एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, ठीक है। उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल में सब लेके जाया गया, ठीक है, वहाँ उसे एडमिट किया गया, तो वहाँ पर एक्सीडेंट का जो लॉस था वो तो धीरे धीरे जो भी उसकी इंजरीज थी वो रिकवर हो रही थी, बट अचानक से उसकी बॉडी में एक इन्फेक्शन की वजह से, जो उसको पहले कोई डिजीज़ थी उसकी वजह से वो इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ा और उसकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी जो डेथ है ये इस इन्फेक्शन की वजह से हुई है, एक्सीडेंट की वजह से तो ये जल्दी रिकवर हो रहा था, बट इसकी डेथ जो हुई वो इन्फेक्शन की वजह से हुई, जो इसकी बॉडी में अपने आप हुआ, राइट। तो अब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि एक्चुअल लॉस, जो एक्चुअल कॉज निकल के आया उसकी डेथ का, वो था उसका इन्फेक्शन, ना कि एक्सीडेंट। अगर होता, डॉक्टर्स ये कहते कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो वो माना जाता, लायबल होता, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली को पे करती, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक्चुअल कॉज क्या था, इन्फेक्शन था जो उसकी डिजीज़ की वजह से था, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे पे नहीं करेगी, राइट। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू एक्ट टू मिनिमाइज द लॉस। मिटिगेशन में क्या कहा जाता है कि ये एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो मिनिमाइज करे लॉस को। सपोज आपने एक फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, उसमें आग लग जाती है, तो आप हाथ पे हाथ धरे नहीं खड़े रहेंगे कि भाई हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है, हमें तो इसके पैसे मिल जाएंगे, और हमने कोशिश भी नहीं की कि चलो ठीक है जलने दो, कोई बात नहीं, हमें पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी कहती है या प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कहते हैं कि नहीं, ऐसे में आपको कोई भी लॉस रिकवर हम नहीं रिकवर करेंगे, क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की रही है उसे मिनिमाइज़ करने की, ठीक है। आपका जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि अगर आग लगती है फैक्ट्री में, तो आप पूरी अपनी कोशिश करें उसे कम से कम करने की, ठीक है, कि लॉस कम से कम, ठीक है। तो मिटिगेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ये ड्यूटी है एक इंश्योर्ड की, एक पर्सन की जिसने इंश्योरेंस लिया है, कि वो अपने लॉस को कम से कम करे, वो इंतज़ार ना करे कि इंश्योरेंस कंपनी आएगी और आके आग बुझाएगी, ठीक है। आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है कि लॉस कम से कम हो, ठीक है। इस पॉइंट का या इस क्लॉज का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है, ठीक है। लोगों ने जानबूझकर अपनी शॉप या अपनी फैक्ट्री में आग लगाई है कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया जा सके, ठीक है। दैट्स वाई ये मिटिगेशन क्लॉज यहाँ पर ऐड किया गया है। नेक्स्ट है आपका अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ क्या है कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनेगा, तो एक जो पर्सन जो इंश्योरेंस करा रहा है यानी इंश्योर्ड, और इंश्योरेंस कंपनी दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करेंगे और एक दूसरे को हर चीज़ डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज एवरी मटीरियल फैक्ट, यानी आप अपनी सारी बातें बताएंगे कंपनी को, और कंपनी अपनी सारी पॉलिसी बताएगी आपको, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल से समझो। देखो, अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी ने आपसे पूछा कि आप अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री बताइए, तो आप उनसे कुछ छुपाएंगे नहीं। आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री की, आपकी कितनी अभी तक सर्जरी हुई है या आपको कौन कौन सी डिजीज़ है, वो सारी चीज़ें आप उन्हें बताएंगे, सब चीज़ डिस्क्लोज करेंगे, आप उनसे कुछ भी छुपाएंगे नहीं, राइट। तो यही काम इंश्योरेंस कंपनी का भी है कि वो अपनी पॉलिसी को सही तरीके से आपको समझाएं, आपको बताए, कुछ भी छुपाए नहीं, राइट। तो दोनों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सबरोगेशन। सबरोगेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ अफेक्टेड पार्टी पासेस ऑन टू द इंश्योरर फ्रॉम इंश्योर्ड। इट मीन्स लॉस के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने अगर पे कर दिया है, तो उस चीज़ की, उस प्रॉपर्टी का राइट इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझो। सपोज आपने एक फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा रखा था, फायर इंश्योरेंस, ठीक है।
फायर इंश्योरेंस आपने कराया, ठीक, तो फायर लग गई उस फैक्ट्री में, ठीक, आग लग गई उस फैक्ट्री में, तो वहाँ पर बहुत सारा लॉस हुआ आपका, तो वो सारा लॉस आपको किसने पे कर दिया? कंपनी ने आपको पे कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सारा लॉस पे कर दिया। तो अब आपने क्या सोचा कि भाई लॉस तो कंपनी ने पे कर दिया, अब उसके बाद भी मेरी फैक्ट्री में बहुत सारा स्क्रैप ऐसा है जो अभी भी मैं अगर बेच दूंगा तो उससे मेरे को एक ह्यूज अमाउंट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, जो मेरे लिए बेनिफिट ही होगा। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कहते हैं कि नहीं, अगर आपने उस चीज़ का लॉस रिकवर कर लिया है तो उस चीज़ का राइट किसके पास चला जाता है? कंपनी के पास। इट मीन्स उस फैक्ट्री में जो आग लगने के बाद जो स्क्रैप भी बचता है उस सब पर अधिकार किसका है? कंपनी का ही है। यानी अगर उस स्क्रैप को बेचकर कोई भी बेनिफिट होगा तो वो कंपनी का उसके ऊपर अधिकार है, आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको लॉस के लिए कंपनसेट कर चुकी है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। देखो इंडेमनिटी का मीनिंग हमने पहले भी पढ़ा, जो आपको हानि से सुरक्षा दिलाए। तो इस क्लॉज का मतलब ही यही है कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्चुअल लॉस से ही प्रोटेक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड एक्चुअल लॉस इज इंडेमनिफाइड ऑन द अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट। यानी कोई भी ऐसी घटना जिसके लिए आपने इंश्योरेंस ले रखा था, उसके होने पर आपको इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपके एक्चुअल लॉस के लिए पे करेगी, ठीक है। एक्चुअल लॉस को ही आपको कंपनसेट किया जाएगा। सपोज आपने 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा था किसी प्रॉपर्टी पर और नुकसान हुआ उस पर सिर्फ 7 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ 7 लाख ही पे करेगी, 10 लाख नहीं पे करेगी, क्योंकि लॉस तो आपका सिर्फ 7 लाख का हुआ है, राइट। यही है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हेन अ पर्सन इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरर कॉल्ड डबल इंश्योरेंस whereby he cannot claim more than actual loss from all insurer together. It means अगर एक पर्सन ने खुद को इंश्योर कर रखा है एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से, यानी अपने उस एक पर्सन ने एक से ज़्यादा कंपनी से एक ही प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, जिसे आप डबल इंश्योरेंस कहते हो, तो भी वो अपने एक्चुअल लॉस से ज़्यादा उन कंपनी से रिकवर नहीं कर सकता। देखो इसका एक एग्जाम्पल लो, सपोज एक पर्सन है, उसकी एक प्रॉपर्टी थी 10 लाख की, राइट। इस 10 लाख के लिए उसने ए कंपनी से भी इंश्योरेंस ले लिया 10 लाख का और बी कंपनी से भी 10 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, कि अगर ये 10 लाख की प्रॉपर्टी जो है ये मेरी ख़राब होती है, डैमेज होती है, तो ए कंपनी भी मुझे 10 लाख दे देगी और बी कंपनी भी, तो इनडायरेक्टली मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, 10 लाख के मुझे 20 लाख मिल जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ गलत कहलाई जाती है कि नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ये कहता है कि अगर आपका 10 लाख का लॉस है तो 10 लाख ही आप रिकवर कर सकते हो। अब आप कैसे करोगे? ए कंपनी भी आपको 5 लाख देगी और बी कंपनी भी आपको 5 लाख देगी, टोटल आपके पास आएंगे 10 लाख ही। ये दोनों कंपनीज अपने प्रोपोर्शन में आपको पे कर देंगी, लेकिन पे उतना ही करेंगी जितना आपका लॉस हुआ है, ठीक है। यह है आपका कंट्रीब्यूशन। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्लियर हुए होंगे। अब इन्हें याद करने के लिए मैंने यहाँ एक निमोनिक सेट किए हैं। हर एक प्रिंसिपल का मैंने फर्स्ट लेटर लिया है। देखिए IPMUSIC, राइट। तो देखो ऐसे याद रखो कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेते हो, इंश्योरेंस करने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हो। क्यों रिलैक्स हो जाते हो? कि इंश्योरेंस कंपनी आपके सारे लॉस बियर करेगी, राइट। अब आपको उस लॉस की चिंता नहीं करनी है, लॉस होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए पे करेगी, कंपनसेट कर देगी, राइट। तो आप रिलैक्स हो जाते हो। रिलैक्स करने के बाद आप क्या करते हो? म्यूज़िक सुनते हो। जब भी आप रिलैक्स होते हो तो आप म्यूज़िक सुनते हो। तो आपको बस ऐसे याद रखना है इंश्योरेंस प्रिंसिपल का म्यूज़िक, ठीक है। I फॉर इंश्योरेंस, P फॉर प्रिंसिपल और ये MUSIC म्यूज़िक। इंश्योरेंस प्रिंसिपल का म्यूज़िक है ये जो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि इसे लेने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हो। तो इंश्योरेंस प्रिंसिपल का म्यूज़िक, तो I से आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, P से आपका प्रॉक्सिमेट कॉस्ट और म्यूज़िक जो म्यूज़िक है पूरा, M फॉर मिटिगेशन, U फॉर अटमोस्ट गुड फेथ, S फॉर सब्रोगेशन एंड I फॉर इंडेमनिटी एंड C फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।